अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 100 इज़ अप। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ऐसे ऐसे करके बच्चे कह रहे हैं कि बैट ऊपर कर दें। बैट तो नहीं, आज हमारे पास पेन है, ठीक है जी। लेक्चर 100 स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी मैं ये अर्ज़ कर रहा था बच्चों से, रिकॉर्डिंग ऑन होने से पहले ऑनलाइन वालों, कि हफ्ते वाले दिन एक एक्स्ट्रा क्लास है और उसके अलावा हर हफ्ते को है। उसके बीच में वीक के अंदर, अब आज के अलावा मैं कोशिश करूँगा फुल फ्लैज एक्स्ट्रा क्लास ना हो, और ये भी कोशिश करूँगा कि जो पार्ट बी होता है वो 35-40 मिनट से ज़्यादा का ना हो, यानी कि 1:50 से शुरू करके 2:30 तक ख़त्म कर दिया करेंगे। ये भी ज़्यादा ना हो, अगर कभी हो तो इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आज के लिए ज़रा माज़रत कबूल कर लें। जज्बात में मैं कह बैठा था, फिर बाद में बच्चों के कहने पर भी अब मैं उसको वापस नहीं ले सकता था। रिकॉर्डिंग में भी चला गया था ऑनलाइन वालों को कि आज 2 लेक्चर, उन्होंने ज़हन भी बना लिया होगा, हैं जी। जो बच्चों ने आना था वो भी आ चुके, तो इसलिए आज माज़रत के साथ इस सवाल पे आ जाएं। पेज नंबर 684। ये जब कभी भी कराया गया आज तक तारीख़ में, हमेशा ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास में कराया गया है। इसने अपनी रवायत बरकरार रखी है, किसी संडे पे बुला के या ऐसे ही किसी दोपहर के बाद, ताकि इसके बाद अगर गल वध भी जाए तो कोई मसला ना हो, ठीक है। खैर, रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़िए। 20 नंबर का ये सवाल था, मार्च 2020 में आया। प्रिपेयर MLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, ठीक है भाई। अहमद को ज़रा मैसेज करके बुलाएं। और उसके साथ ही क्या बोला उसने, प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन। नोट ऑन टैक्सेशन बनाओ फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2019 इंक्लूडिंग अ रेकंसिलिएशन। ये किधर गया? इंक्लूडिंग अ रेकंसिलिएशन एक्सप्लेनिंग, यानी कि पूरा इसका टैक्स का पूरा नोट बनाना। अब जो पार्ट ए है वो ये, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। रिकॉर्डिंग से पहले मैंने बस ये फॉर्मेट बनाया, तो ऑनलाइन वाले इसको पॉज करके बना सकते हैं, ठीक है। फिजिकल वाले तो टाइम से ही आ गए, तो उन्होंने बना ही लिया, ठीक है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, GP एडर इनकम लेस एडमिन लेस सेलिंग लेस फाइनेंस। अदर एक्सपेंस लिखना भूल गया हूँ, वैसे नज़र भी नहीं आया था मुझे, सवाल को देखा था मैंने, एनीवेज। उसके बाद PBT है, टैक्स एक्सपेंस है, पैट है, OCI का आइटम है और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। तो अब जो उसने पार्ट बी कहा है वो टैक्स एक्सपेंस की फिगर वहां से निकलेगी। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट बी से हमें ये फिगर मिलेगी, ठीक है। तो टैक्स एक्सपेंस जैसे हम IAS 12 के टॉपिक में निकाला करते थे, टैक्स एक्सपेंस बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। करंट टैक्स निकालेंगे, करंट टैक्स की वर्किंग से, डेफर टैक्स निकालेंगे, डेफर टैक्स के लेजर से, और डेफर टैक्स के लेजर के क्लोजिंग निकालेंगे, डेफर टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग से। सारी बातें याद आ रही हैं? तो वहां से हमारा टैक्स एक्सपेंस निकलेगा, और रेकंसिलिएशन भी उसने माफ नहीं की, आज वो भी बनानी है, लेकिन टैक्स एक्सपेंस की फिगर निकल कर इधर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल की तरतीब ये चलेगी आज कि पहले सवाल में PBT तक कहानी पूरी होगी हमारी अकाउंटिंग वाली। मसला सिर्फ इस सवाल में ये आता है ना कि आपने पहले अकाउंटिंग वाला सारा कुछ खुद करना है, फिर उसी खुद किए हुए को खुद उल्टाना है टैक्स निकालते हुए, लेकिन वो चीज फिक्स हो जाती है। ये जो फिगर निकलेगी ना, ये फिगर यहां पर फिक्स हो गई है, इसको यहां उठाकर लाना है, इसको यूज करके टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के, टैक्स एक्सपेंस निकाल के, सारा कुछ करके यहाँ टैक्स, इसको नहीं छेड़ना, टैक्स एक्सपेंस निकाल के यहाँ लिखना है, और उसके बाद अगली कहानी इसी से आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो ये असल में इस सवाल के अंदर कहानी है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया और उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट भी जहन के अंदर रखी है, ठीक है जी। पॉज करें। अच्छा जी, अब मामला कुछ ऐसे है कि हमने सारे सवाल को पहले शुरू करना है PNL के हिसाब से, क्योंकि आपको याद होगा हमें IAS 12 के सवालों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट मिला करता था, उससे आगे हम सवाल शुरू करते थे। तो PBT बनता था, PBT आता था, फिर यहाँ से करंट टैक्स निकलता था, फिर डेफर्ड टैक्स निकालते थे, और फिर सवाल खत्म हो जाता था। लेकिन आज हमारे पास PBT भी नहीं है, तो कहानी थोड़ा और पीछे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भूल जाएं, टैक्स का सवाल है, अगर साथ साथ देखा ना तो फिर मारे जाओगे। तो मैं हर एडजस्टमेंट के अंदर पहले टैक्स वाली बात को उड़ा दूंगा, एक दफ़ा PBT तक पहुंच जाएं। जब PBT तक पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर हम टैक्स वाली चीज़ों को ओपन करते जाएंगे, जहां जहां हमारा और टैक्स वालों का फ़र्क होगा वहां वहां उसको दूर करते जाएंगे। एक अच्छा सवाल है, फाइनल अकाउंट्स प्लस टैक्स, ठीक है जी, IAS 12।
चलें जी सवाल पढ़ते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस जो कि है नज़र आ रहे जी जी, अलहदा सी नोट बनाएंगे, अलहदा सी नोट बनाएंगे। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट बी क्या है, ये बेसिकली नोट ही होगा। तो नोट नंबर जो भी होगा, नोट नंबर 1 ही कह देंगे, नोट तो सिर्फ एक ही मांगा है ना, तो अलहदा से नोट ही होगा। लेकिन वहां से क्या निकलेगा, टैक्स एक्सपेंस, वो यहाँ आ जाएगा और रेकन्सिलिएशन वहीं पर रह जाती होती है, पता ही है आपको। तो अलहदा से नोट ही बनेगा। अब जगह नहीं है, कहीं बनाएंगे, फिलहाल तो सामने नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो कोई नहीं, नोट नहीं बनना, फिलहाल तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का सवाल हम कर रहे हैं बस, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी शुरू करते हैं काम। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मिंट लेमनेड लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 19, ठीक है। ट्रायल से ये फिगर्स एक्सट्रैक्ट की गई। ट्रेड रिसीवेबल नजर आ रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नजर आ रहा है, अलाउंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स भी पड़े हैं और ये अलाउंस भी पड़ा है तो फिर बेटा ये तो नेट करने हैं। लेकिन आपस की बात है, हमसे उसने क्या मांगा है, बैलेंस शीट मांगी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल, सॉरी इनकम स्टेटमेंट मांगी है ना, तो मेरा नहीं ख्याल हमें इसकी कोई ज़रूरत है, अनलेस कि हमें कोई प्रोविजन लगानी पड़ जाए तो देख लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल वैसे बता रहा हूँ आपको, इसने डेटर्स दिए हुए हैं, CWIP भी दिया हुआ है, पता नहीं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को कहते हैं। प्रोविजन, अलाउंस क्या है जी, प्रोविजन, ठीक है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। उसके बाद सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलप, अजीब सी चीज़ आ रही है ट्रायल में, चलो देखते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल है, ये तो एसेट होता है। एडमिन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस कॉस्ट है, डिविडेंड इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर इनकम है, सही है। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, हर एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे, अकाउंटिंग को सही करते जाएंगे, टैक्स को छुपाते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें गलतियां होंगी तो गलतियां सही करनी है, नहीं तो सेल्स आपके पास मौजूद। देखो ना, आपको ये फिगर चाहिए आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाने के लिए, ये फिगर चाहिए जो सामने फेस में नज़र आ रही है कि जानी है, ठीक है। उसके बाद ये एडमिन एक्सपेंसेस चाहिए, ये सेलिंग एक्सपेंसेस चाहिए, ये फाइनेंस कॉस्ट चाहिए। उसके बाद ये तीनों इनकम्स भी जानी है। इनमें कोई गलती होगी तो वो सही कर लेंगे, बाकी एसेट्स लायबिलिटीज तो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट 1, while finalizing financial statements of MLL following issues have been noted। आप तो उस बात में भी सही नहीं पहुंचे जो मैंने कहा था एंड पे जाते हुए कि कम से कम इतने बच्चे आ जाओ, वो भी नहीं आए हो। आधे बच्चे आए हैं, आधे बच्चे, इतना जोर देने के बावजूद आधे बच्चे आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अल्लाह दी मर्जी, ये दोनों तो चले ही गए हैं ना, इनका कुछ करना ही पड़ेगा, बांध के रखना है अगली बार। मैंने यहाँ से जाना ही नहीं है, मैंने यहीं पे नमाज बिछा के 2-3 बंदों के साथ मिलकर नमाज पढ़नी है, बल्कि उधर सबको, किसी को नहीं निकलना है। While finalizing financial statements of MLL, following issues have been noted। ट्रेड रिसीवेबल्स में इंक्लूडेड है अ बैलेंस ऑफ 40 मिलियन विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। MLL मेंटेन्स प्रोविजन एट 5%। टैक्स लॉस को देखेंगे, मतलब समझ आ गई, प्रोविजन की एडजस्टमेंट आई पड़ी है। IAS 12 में भी आया करती थी और वो रिवाइज कर लिया था, फाइनल अकाउंट्स के अंदर भी आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ो। CWIP में इंटरेस्ट पड़ा है 84 जो कि एक्वायर किया था ऐसे लोन के लिए, एक्वायर इस साल हुआ है, लेकिन इसमें से 16 जो है वो सरप्लस, 16 मिलियन जब वो अर्न हुआ है सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करने से। तो ये कोई IAS 23 की एडजस्टमेंट है बोरिंग कॉस्ट की, वो हम अपनी अकाउंटिंग के हिसाब से FAR 1 की रिवीजन करेंगे यहाँ पे अप्लाई। लेकिन टैक्स वाले क्या कहते हैं ये बाद में देखना है। मुझे पता है आप लोगों को फ़ौरन समझ आ रहा है, लेकिन प्लीज़, मुझे पता है आप मेरे से तो सारे ही तेज़ हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भाई डर से जो है ना इस तरह से चलूँगा कि बिल्कुल टैक्स को नहीं छेड़ना जब तक मैं PBT तक पहुँच ना जाऊँ, ठीक है। छुपा दिया मैंने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में लंबी सी कहानी लिख के कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स वाले कुछ करते हैं, देखेंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन तो पूरा पॉइंट ही किसका है, ये तो है ही टैक्स वालों का पॉइंट भाई। टैक्स डेप्रिसिएशन जो है वो कितने हैं, कोई एक आधी एडजस्टमेंट ख़राब भी करेगी, आपको परेशान नहीं होना उससे। ऑफिस बिल्डिंग जो है वो उसके बारे में कुछ कहानी कह रहा है, रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है, और उसके बाद फिर कुछ टैक्स वालों की बात भी कर रहा है। फिर कैपिटल गेन जो है कहता है वो एग्जैम्प्ट है, अच्छा जी, और उसमें रेट शेट डिफरेंट आ रहे हैं।
तो टैक्स भी है आपके सामने, ठीक है। एप्लीकेबल टैक्स रेट भी हम यूज़ करेंगे जब एक बार हमें टैक्सेबल प्रॉफिट मिलेगा। अब सारी कहानी हो गई ख़त्म, सवाल एकदम से छोटा हो गया, ठीक है। सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले आप एडजस्टमेंट करें जी डेटर्स की। अब मेरे पास चूँकि वर्किंग की जगह, ये छोटी वर्किंग की जगह नहीं है, मैं यहीं पे करता जाता हूँ, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, सबसे पहले मुझे जो वर्किंग नज़र आई है करने वाली, वो क्या है, डेटर्स और प्रोविजन। तो डेटर्स, आप डेटर्स को ओपनिंग ना कहो, चाहे अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह लो। अनएडजस्टेड क्यों है? क्योंकि एक ऐसा बैड डेट है जो रिटर्न ऑफ होना था, नहीं हुआ। कह रहा है डेटर्स में पड़ा हुआ है एक ऐसा डेटर जो नीड टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो उसको राइट, तो भाई मसला क्या, ठीक है। तो डेटर्स उसकी प्रोविजन। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ ज़रा 30 सेकंड भी बड़े होते हैं ऐसी एडजस्टमेंट्स के लिए, ज़रा ट्राई मारते नहीं है? ज़रा पहले एडजस्टमेंट करें, ट्रायल में फिगर्स गिवन है, ज़रा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे ना। जब तक सवाल बोर चल रहा है, मुश्किल सवाल शुरू होगा तो वैसे ही आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। जी बच्चों, दिमाग में तो सोच लो क्या करना है। चलो कोई नहीं, 10-15 सेकंड में रुक जाता हूँ। मेरा पहला सवाल, डेटर्स ओपनिंग है या क्लोजिंग? देखो जी, ट्रायल अगर क्लोजिंग है ना, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग ही होती हैं। कुछ एक चीज़ें ओपनिंग होती हैं, मैंने उस दिन बताया था, जिनमें सरे फहरिस्त यही हैं, डेफर टैक्स, लायबिलिटी या एसेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिनको रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली सारा साल इनको छेड़ा नहीं जाता। इसके अलावा जो अकाउंट्स हैं, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, सारे साल में इनमें बेताशा एंट्रीज होती हैं, तो ये ट्रायल में ओपनिंग नहीं पड़े हो सकते, ये ट्रायल में क्लोजिंग होते हैं। गलती तो इनमें हो सकती है लेकिन ओपनिंग नहीं हो सकते। तो डेटर्स ट्रायल के अंदर क्लोजिंग ट्रायल में ओपनिंग डेटर्स कहां से आ सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि सारा साल इसमें बेतहाशा एंट्रीज हुई होंगी, ठीक है। तो डेटर्स तो क्लोजिंग है, लेकिन प्रोविजन के साथ उसने खुद लिखा ये ओपनिंग है। अब प्रोविजन तो मैंने यहां से उठाकर लिख दिया, इसको ब्रॉड डाउन कितना है जी, यकम जनवरी पर कितना, 44, ठीक है। लेकिन ये 2019 की बात हो रही है, पता है ना, तो यकम जनवरी 2019 की बात कर रहा हूं मैं। तो यकम जनवरी 2019 पर प्रोविजन तो ओपनिंग थी 44, ठीक है जी, लेकिन डेटर्स जो हैं वो क्लोजिंग ज़रूर हैं। प्रोविजन इस पे लगा देता मैं 5%, लेकिन एक मसला उसने बताया कि जी ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़े हुए हैं 40 रुपए के डेटर्स, जो कि राइट ऑफ करने थे, टू बी रिटर्न ऑफ है, मतलब राइट ऑफ होने थे, नहीं हुए तो कर लो, तुम लोग किस मर्ज की दवा हो, किस डिजीज की मेडिसिन हो। तो एंट्री क्या बनी, प्रोविजन, बोलो। और भाई इधर देखो ना, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि आपने ये एडजस्टमेंट करनी थी, ये एडजस्टमेंट आपने नहीं की, ठीक है। पॉज करें जरा। अच्छा जी, तो नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो राइट ऑफ करना है, तो एंट्री बोलो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। को हमने कोई एंट्री थोड़ी बदल देनी है, जो आपको याद करवाया है, रिवाइज करवाया वही है। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ, और यहाँ पे भी बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब ये जो डेटर्स हैं इनके बारे में मैंने क्या कहा है, ये ओपनिंग तो नहीं हो सकते, क्लोजिंग थे, लेकिन अनएडजस्टेड क्लोजिंग थे, तो इनको दोबारा यहां पर लिखो अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कहकर एडजस्टमेंट करो। ये एडजस्टमेंट होगी 40 की। अब एडजस्टेड कैरी डाउन क्या बना, 11,160 बेटा, 11,100 ही बोला, मैं माजरत चाहता हूँ जी, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जनाब आ गया आपका 1160, ये बैलेंसिंग आ गया। अब ये 1160 जो है, इसको यूज करके आपने प्रोविजन अब निकालनी है, क्योंकि प्रोविजन उन्होंने कहा मेंटेन करते हैं, मतलब प्रोविजन ओपनिंग में थी तो क्लोजिंग में भी होगी 5%, लेकिन सही डेटर्स की, गलत डेटर्स की नहीं, बोलो 58। और उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस जो कि आपका पीएनएल में जाया करता है, याद है,
इसको आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे 54 कर लो, 50 जैसे आप कहें, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका डेटर का लेजर दुरुस्त करने के लिए आया, एडजस्टेड डेटर्स, और ये आपका प्रोविजन का, ये तो कोई नहीं था ओपनिंग। तो वर्किंग 1 और वर्किंग 2 कह दें इसको, ठीक है। अब ये कर लेने के बाद मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए इन डेटर्स की कोई ज़रूरत है जी? अब मुझे इस प्रोविजन की भी कोई ज़रूरत है जी? हाँ, लेकिन मेरा अब काम जो हो गया वो क्या है, मुझे एक्सपेंस की फिगर चाहिए थी, वो मिल गई। ये एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस है? माजरत चाहता हूँ, मैंने अभी तक आपको वो डिस्कशन नहीं की, कि वैसे आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, लेकिन वो डिस्कशन आपके साथ अभी तक मैंने नहीं की, कि जिसमें हमने ये डिस्कस कर लेना था कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाता है, लेकिन वैसे हमें पता होता है, ठीक है। जैसे एक चीज़ है बैड एक्सपेंस, तो बैड एक्सपेंस जो है ये कौन सा एक्सपेंस है? कॉस्ट ऑफ सेल है, सेलिंग है, या एडमिन है? कॉस्ट ऑफ सेल में तो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, सेलिंग या एडमिन हो सकता है। पुराने ज़मानों में इसको एडमिन में डाला करते थे, लेकिन फिर एडमिन वालों ने कहा साडा की कसूर है, ये तो सेल डिपार्टमेंट की तेज़ियां हैं, वो सेल बढ़ाने के लिए उधार पे, नकद पे, हर तरह से जो है वो बेच रहे होते हैं। सेल बढ़ाने के लिए उधार दिया जाता है ना, सेल इंक्रीज करने के लिए, तो अगर उनमें से कोई भागे हैं तो ये खर्चा भी उन्हीं का होना चाहिए। तो फिर बैड एक्सपेंस को नई क्लासिफिकेशन क्या दे दी गई कि ये सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल में नज़र आने वाला सेलिंग एक्सपेंस जो है उसमें गड़बड़ है, ठीक है। अब चूंकि उसने हमसे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मांगे, उसने क्या कहा है, पीएनएल और ओसीआई बनाओ और फिर सिर्फ टैक्स का नोट बनाओ, तो इसलिए मैं सुकून से इस 200 को उठाऊंगा, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखूंगा और इसके साथ ये प्लस कर दूंगा 58। तो मेरा ये सेलिंग एक्सपेंस जो है ये 50 कितना जी, टोटल कितना है? 200 में आपने 54 ऐड करना है और इसको आपने रेफरेंस देना है वर्किंग नंबर 2 में, ये निकाला है, ठीक है। इस पूरे एडजस्टमेंट में से अभी तक सिर्फ पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पूरी एडजस्टमेंट में से मेरा पीएनएल के अंदर जाने वाला तो सिर्फ यही एक फिगर है। ये ओपनिंग क्लोजिंग वैसे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, और ये रिटर्न ऑफ हम अलग से लेके नहीं आते, प्रोविजन से रूट कराते हैं, प्रोविजन में फेंक दिया और प्रोविजन में एक ही फिगर आई जिसमें इंक्रीज ऑफ प्रोविजन भी है, एक्सपेंस एक ही फिगर आ गई जिसमें अंदाजे वाला भी और एक्चुअल वाला भी इकट्ठे हैं, ठीक है। ओके, किधर भाई आपकी किसकी है? कौन सी, इधर ही होती है? हैं? नहीं, इधर नहीं होगी, जाओ कहीं और होगी, ये तो हमारा कमरा है, ये तो हमारा कब्जा है, और ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, है ना कि आपका कब्जा है लेकिन आपके नाम पे नहीं है, क्योंकि और भी दूसरे भी आ रहे हैं, तो केस चल रहा है, तो डिस्क्लोज करो। कौन सा है? फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर में, ठीक है। अच्छा जी चलें ओके, वो सुन लो। अब इस पूरे एडजस्टमेंट में हमें सिर्फ 54 रुपए की ज़रूरत है जो हमने लिख दिया। चलें आगे। अब इसके टैक्स का ट्रीटमेंट मुझे पता है आपके दिल में आ रही है, आप साथ कर सकते हैं, बट ना करें, मेरी राय है ना करें। आगे बढ़े, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाली एडजस्टमेंट पढ़ें, वही पुरानी आते हैं इसकी गलतियों वाली। ये लफ्ज है ना, ये आपको बताता है CWIP का मतलब बनी जा रही है, कोई चीज़ है वो बनी जा रही है वर्क इन प्रोग्रेस, और उसमें इंटरेस्ट पड़ा है जो स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन है, किसी के लिए एक्वायर किया, ठीक है। तो 84 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो CWIP में पड़ा है, कोई मसला नहीं है, पड़ा भी होना चाहिए था क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक्वायर्ड बैंक लोन है ना। लेकिन वो कहता है जो इंटरेस्ट ऑफ 16 मिलियन आया था बाय इन्वेस्टिंग इसके सरप्लस फंड्स, वो गलती से उसने कहां पे कर दिया? अदर इनकम में शामिल कर दिया। ओके, तो ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग कर लें। वर्किंग नंबर 3, वर्किंग 3 आ गई जी। ओरिजिनल में पता है आप ज़बानी भी कर रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत तगड़े हो गए हैं माशाल्लाह। ये सवाल आप टिक नहीं पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा आजिज़ी के साथ चलते रहिएगा, ठीक है। होना चाहिए था, देखो मैंने आपको IS 23 रिवाइज कराया था, मैं बताता हूँ
इसीलिए तो मैं लिख लेता होता हूँ, जब IS 12 कर रहे थे तब, कब, जब IS 12, वो फैशन ब्लू वाला सवाल था एक, पिछली अटेम्प्ट का नहीं होगा, इसी अटेम्प्ट का होगा। फैशन ब्लू सवाल नंबर कौन सा था? वॉल्यूम 1 नहीं है, अल्लाह मिलाएगा, वो मिलेगा इंशाअल्लाह। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में था, मुझे याद आ गया। बोरिंग कॉज, ये देखो, सुभान अल्लाह। लेक्चर नंबर 50 अपनी रजिस्टर्स में ओपन करोगे ना, रजिस्टर्स में, तो ये देखो, ये मेरी कौन सी फाइल है, स्प्रिंग यानी मार्च 2025 की, जिसमें मैंने आपको ये रिवाइज कराया था। कितने गया दिखा दो, फिर नस गया। ये कि जो आप बिल्डिंग में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स खर्च करते हैं तो उसकी एंट्री होती है CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। अगर आपने कोई लोन लिया है इस कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे किया है, तो उसकी आप एंट्री करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर इसमें से कोई सरप्लस है जो इन्वेस्ट किया और इनकम आई है, तो फिर उसको भी इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम की बजाय क्रेडिट करते हैं कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। ठीक है, तो इसको फिर मैंने कहा था कि अलग अलग नहीं करते, बल्कि हमने सिंपल रख लिया था कि 25 का एक्सपेंस एसेट में ऐड करना और 10 की इनकम एसेट में से लेस करने की बजाय इन दोनों को नेट करके नेट एक्सपेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने रिवाइज किया था। टैक्स वाले क्या कहते हैं, ये भी इंशाल्लाह अब यहीं पे सफ़े पे आऊँगा इंशाल्लाह आपको दिखाने, अगर आपको भूल गया हुआ तो। ठीक है, अब फिलहाल तो मैं PNL बना रहा हूँ, टैक्स की बारी बाद में देखेंगे। PNL बनाते हुए ये चीज़ अदर इनकम में नहीं आनी चाहिए थी, ये तो CWIP में जानी चाहिए थी। ठीक है, तो गड़बड़ हो गई, यानी होना चाहिए था। अभी ये दिखाकर आ रहा हूँ, अगर अकेले की अकेली एंट्री इसीलिए यहाँ पर समझाई थी कि आगे कहीं यूज़ करनी पड़ जाती है, वरना IS 12 के अंदर तो हम इसको नेट करके ये यूज़ करते थे। खैर चलें, कोई बात नहीं, अब पता लग गया। यानी अगर इनकम होगी तो उसकी एंट्री कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट नहीं, कैश डेबिट CWIP क्रेडिट होगा, क्योंकि ये सरप्लस फंड्स में से आपने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब होना चाहिए था कैश डेबिट CWIP क्रेडिट कितने से जी? ठीक है, लेकिन डन बाय अकाउंटेंट क्या है डॉनी? डन बाय अकाउंटेंट उसने जनाब कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कर दी। अस्तगफिरुल्लाह, तो कोई बात नहीं, आपने रेक्टिफिकेशन कर लेनी है। अब ये सब ज़बानी आप सोच के करेंगे पर्चे में, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन क्या करनी है भाई, कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। CWIP क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, करें 16 से। और अदर इनकम गलत क्रेडिट हुआ है, सही करने के लिए डेबिट कर। अब आपने सिर्फ क्या करनी होती है जी, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी होती है ना। अब मेरा मशवरा है, क्या हम बैलेंस शीट बना रहे हैं? नहीं ना, तो जो फेस पे CWIP नज़र आ रहा है उसको वहीं पे माइनस करके लिख लो, अगर कहीं ज़रूरत पड़ा भी तो सही कर लेंगे, सही हो जाएगा। फिलहाल तो ये एंट्री में डायरेक्ट करने लगा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अदर इनकम के अंदर 16 रुपये पड़े हैं, जो अदर इनकम में नहीं आने चाहिए, बल्कि इस 910 में आने चाहिए। ये बात समझ में आती है? चलो, तो अच्छी बात है। कुछ इस तरह से मामला हुआ पड़ा है, मैं ज़रा बताऊं ज़रा आपको तफसील में, कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ जो था मटेरियल लेबर, उसमें ऐड होकर कितना आया पड़ा है जी, 84 ऐड होकर आया पड़ा है 910। ठीक है जी, तो ये 910 है इस वक्त। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं इसमें से माइनस करना है हमने 16 को। ठीक है, तो मैं इसमें से -16 कर रहा हूँ। ये सही है, मैंने ज़रा ऊपर रखा इसलिए है कि यहाँ पे क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, बाद में कहीं काम आ जाएगा। उसने क्या कहा था, 84 का एक्सपेंस इसमें ऐड हुआ पड़ा है, बिल्कुल ठीक हुआ पड़ा है, लेकिन 16 की इनकम इसमें से लेस होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो कर दें। और अदर इनकम दूसरी तरफ गलत है, तो ये दोनों फिगर्स गलत हैं, इनको सही करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी है। तो अदर इनकम तो मेरे फेस के लिए ज़रूरी फिगर है, मैं इसको तो यहाँ ले आऊँगा।
अदर इनकम ये पढ़िए, अदर इनकम कितनी है जी 36, ठीक है जी। अब रेक्टिफिकेशन करने लगा हूं मैं, अदर इनकम डेबिट कम, अदर इनकम डेबिट कितने से 16 से, और CWIP भी कम यानी क्रेडिट, तो CWIP क्रेडिट हो गया जनाब 16 से। लो जी आपकी गलती सही होगी, ठीक है। अब ये सही वाला फिगर जितना भी आता है वो कितना आता है 894, वैसे ही लिख दिया मैंने समझाने के लिए आप, ठीक है। तो मैंने यहां से अदर इनकम भी उठा ली, कोई मसला है तो पूछ लें, ये एडजस्टमेंट है आपके सामने। वैसे ये बैलेंसिंग निकल सकता है पर शायद मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ज़रूरत तो ठीक है, नहीं तो वैसे समझा भी दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है ऐसे। बहरहाल ये रेक्टिफिकेशन कर दी, क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ ना, तो CWIP को मैं क्यों फेस पे लाके सही करूँ, बट ठीक है ऊपर ही कर दिया ट्रायल फेस पे, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। वो टैक्स वाला मसला है ना, उसमें DTL/A वाली वर्किंग में शायद ज़रूरत पड़े, शायद उसमें भी ना ज़रूरत पड़े, देख लेंगे। चलें आगे, इसमें कोई मसला है तो बताएं। चलें फिर तीसरी एडजस्टमेंट भी आप कर दें, देखें आप कैसी रिवीजन चल रही है। फाइनल अकाउंट के सवाल बड़े प्यारे सवाल, IAS 12 भी रिवाइज करा रहा है आज आपका सवाल आपको, और उसने IAS 23 भी रिवाइज कराया, IAS 38 भी ले आया। जल्दी करो शाबाश, शैती कीजिए। आपने करनी है एडजस्टमेंट पहले। ये एडजस्टमेंट 2 मैंने की थी, एडजस्टमेंट 3 में क्या कहता है जी, किसी ने कर ली हो, जहन में भी कर लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों का इस वक्त तो आना ही मेरे ऊपर काफ़ी बोझ डाले हुए हैं, आप जहन में भी कर लें तो काफ़ी, बाकी मैं करा लूँगा इसे। नहीं मैंने ऐसी बातों में ना बोझ काफ़ी उतार लिया है इस कुछ अरसे में, अब सब ने बोझ उतारना है ना जिन दिनों में, उन दिनों में फिर आपका इधर से ज़रा बोझ बराबर सराबर रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको फिर वो फ़ायदे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि तो फिर नफसा नफसी तो दौर चल पैना हूँ, हर उस्ताद ने कहना है आ जाओ, फिर असी पहले ही कह लिया सी, तो फिक्स कर लेंगे टाइम को 2.5 घंटे पे ना, 1:50 से 2:30 रख लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन आज के इस हफ्ते वाली क्लास और अगले हफ्ते हर हफ्ते वाली क्लास आपकी वो बुकड रखनी है, वो मैं किसी और को फिर नहीं बुलाया करूँगा, ठीक है ना। ओके हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स, ये इसकी बात कर रहा है। ये हमेशा मैंने आपको कहा था, हमेशा इस तरह के एडजस्टमेंट्स ये एज इट इज़ अल्फाज नीचे लिखे होंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 100 नींद आ रही है तुम्हें, थोड़ा सा और सब्र करो, मैंने तो 2 घंटे चलवाना है ना तुम्हारे दिमाग को, ठीक है। खड़े हो जाओ थोड़ी देर, जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ, हाँ जाओ फिर वापस आ जाना, एक दफ़ा पास हो गया इंशाल्लाह, देख लेना। बता रहा हूँ जिस कुर्बानी से बेचारा बैठता है ना, रूटीन नहीं सीधी करते जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 180 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट स्टार्टेड ऑन 1 फरवरी। द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ इंटरनल जनरेटेड कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल मेट ऑन 1 मई और प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 अक्टूबर। आगे ना पढ़ें, आपको याद है हम इस एडजस्टमेंट के बारे में यूं लिखा करते थे, रिसर्च स्टार्टेड, ये यूं लिखते थे स्टार्टेड रिसर्च स्टार्टेड 1 फरवरी को, हमारे साल में ये 19 नहीं लिख रहा। उसके बाद 6 क्राइटेरिया मीट होते थे तो यहाँ लिखते थे हम 1 मई आ गया जी, और उसके बाद डेवलपमेंट कंप्लीट, तो डेवलपमेंट कंप्लीट होती थी कितने जी, कितनी डेट है जी 31 अक्टूबर। याद है बातें, चलो अब थोड़ी थोड़ी याद होनी है, जो इतना पुराना ये टॉपिक है आपका, जो सबसे पहला था, ठीक है।
जी सबसे पहला टॉपिक। लेकिन देखो फिर भी आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये क्या था, यकम मई था, मैं लिख रहा हूं, आपको चीजें याद आ रही हैं, ठीक है, सब याद है आपको, बस लगता है कि याद नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह सब आएगा याद। अच्छा जी, ऐसी तो रिवीजन चलेगी हमारी अब चलते चलते। तो कुछ ना आप नेक्स्ट वीक से, तो खास तौर पे आप नेक्स्ट वीक से आप ना दोनों वॉल्यूम्स उठा लिए करें, कभी यूज हो जाया करेगा, कभी नहीं, जब मौका मिला कभी तो कुछ कर लिया, ऐसे हम करते रहेंगे। ओके, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और जब बंदा बैठ के देख रहा था ना, चैप्टर वाइज में देखता हूँ कि यार ये चीज़ इसमें से रहती है, फिर वो जिस दिन मौका मिला उस दिन करा दिया। तो आप 2 किताबें उठाने से तंग ना पड़े आखिरी कुछ दिन, ठीक है, और चाहे बेशक मैं एंड तक ना ही कराऊँ, खैर है, किताब उठा लोगे तो कुछ हर्ज तो नहीं है। अच्छा जी, अब यकम फरवरी को स्टार्ट होकर यकम मई तक आया, तो इसकी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीनों का जो खर्चा है, देखो ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकर्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट, जो कि स्टार्ट हुई थी यकम फरवरी को और लॉन्च हो गई 31 अक्टूबर को। इसका मतलब ये फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने मंथ्स का खर्चा है, 9 मंथ्स का, जिसमें से फरवरी मार्च अप्रैल एक्सपेंस में जाना चाहिए था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने का कैपिटलाइज होना चाहिए था, और फिर अगली बात उसको 5 साल पे, ये कहा भी हुआ उसने, इट मे बी अज्यूम्ड दैट ऑल कॉस्ट्स इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड। का मतलब क्या है, ओवर द पीरियड का मतलब ये है, ठीक है ना, तो इस पीरियड पर अज्यूम कर लो कि ये कॉस्ट इवनली इनकर हुई हैं, ठीक है। तो अब 3 महीने एक्सपेंस में, 6 महीने कैपिटलाइज। सच्ची सलीम भाई आपने चाय रखी थी मेरी इधर यार, ये गर्म कर देते हो यार भाई, इनकी भी चाय फिर साथ आए ना, मेरी भी उसी वक्त ही लाना, आज तो मैं पी के ही छोड़ूंगा हाँ, क्या रोज तुम यार याद क्यों नहीं कराते हो यार, तुम लोग कितने, तुम लोग वो हो ग्रीडीज। अच्छा सुनो जी, सुनो और बच्चों सुनो, ये तो आप कह रहे हैं ना मतलब ओरिजिनल क्या होना चाहिए, दसो जी, हाँ जी दसो जी, ओरिजिनल होना चाहिए रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, यही है ना। रिसर्च में ले जाओ कितना जी, टोटल 183 का 3/9 जी 60, और ये रिसर्च एक्सपेंस है, मैं एक्सपेंस लिख दूं जरा, एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस जरा बेहतर है। अच्छा तो एक्सपेंस में ले जाओ 180 का 3/9, और इंटेंजिबल में ले जाओ 180 का, अच्छा आप इसको यूं भी लिख सकते थे 180 माइनस 60, बाकी कहाँ, चलो खैर ऐसे लिखो 180 इंटू 6/9, ये किधर गया, इंटेंजिबल में, और बाकी 180 क्रेडिट, ठीक है। ये तो होना चाहिए था, लेकिन उसने अभी ये सब कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके ट्रायल में क्या नजर आ रहा है, मतलब एक अजीब सा काम ही किया हुआ उसने, जितना 180 लगाया था उसने शायद IAS 38 पढ़ा नहीं था, लेट ज्वाइन किया होगा खान साहब की तरह से, मतलब लकी मरवत से पैदल चले होंगे खान साहब, और आते आते इनको 3 4 5 दिन लग गए होंगे, जिसमें IAS 38 क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब इनको IAS 38 का नहीं पता लगा, तो इन्होंने क्या कहा कि यार कैश तो, जिस तरह से सस्पेंस नहीं होता था, एक तरह के उसने सस्पेंस टाइप, रिसर्च, नाम सही लिख दिया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट कैश। ओ यार ये क्या होता है, ये तो कभी ना सुना था, ना कोई एक्सपेंस, ना कोई इनकम, ना कोई तितर, ना बटेर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओ कहाँ भेजना था, वो कह रहा है यार जहां भेजना था खुद ही भेज लेना, ठीक है। मकसद उसने क्या कर दिया, उसने सादा बात, उसने R&D डेबिट 180 से, और कैश क्रेडिट हुआ था ना, तो कैश की एंटिटी जो अकाउंटेंट भूलता नहीं है, तो उसने ये लिख जरूर दिया। अब जी ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन ओरिजिनल में एक और बात भी ज़हन में रखो, हाँ अमोर्टाइजेशन भी तो होनी थी, तो जिसने एसिड नहीं बनाया उसने अमोर्टाइजेशन क्या खे की होनी होने, खे समझते हो, खे, हाँ सब खे किसे कहते हैं, आप वो भी खान है, खे, खे नहीं, खे मीन्स धूल मिट्टी, ओके, नहीं समझ आई, लिख लो अपनी डिक्शनरी में, ओके हैं, तू चुप कर जा, तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, उसके बाद एक और एक्सपेंस, मैं क्यों एक्सपेंस लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, मैं इधर लिखूं जनाब ये रिसर्च एक्सपेंस है, अमोर्टाइजेशन,
और यार जहाँ पे एक्सपेंस, या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, बल्कि अलग अलग है, या ये सेलिंग एक्सपेंस होगा, या एडमिन एक्सपेंस होगा, या कॉस्ट ऑफ सेल होगा, या फाइनेंस कॉस्ट होगा, या अदर एक्सपेंस होगा, जो होगा वहां जाके ऐड कर देंगे, नोट तो किसी ने मांगे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंस डेबिट, इनटेंजिबल क्रेडिट, या अक्यूमुलेटिव अमॉर्टाइजेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो जी, इनटेंजिबल है 120, लाइफ है इसकी जनाब 5 साल, तो डिवाइड बाय 5। कब तशरीफ लाए ये भाईजान? यकम नवंबर और नवंबर दिसंबर 2 महीने, ठीक है। तो इनटू 2/12, 4 और 4, तो ए सब होना सी, लेकिन भाइन ने चेक की तो करो की किया है R&D डेबिट, हद हो गई यार। तो चलो जी शुरू हो जाओ। एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हुआ, कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ इकट्ठा ही कर लें, क्या ख्याल है? बचत हो जाएगी, जरा अलग अलग रखना है। एक्सपेंस डेबिट होना था और डेबिट होना था, मैं ये कह रहा हूँ अलग 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 अलग, ठीक है जी। रिसर्च एक्सपेंस फिर बोलो, डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। इनटेंजिबल डेबिट होना था, नहीं हुआ, करें। कैश क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। R&D गलत डेबिट हुआ पड़ा है, सही करने के लिए क्रेडिट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इस एंट्री का, जो होना था वो हुआ ही नहीं, तो फिर कर लें। अब ये आपने खुद अलग अलग करवाया, इसको इकट्ठा भी हम कर सकते थे, ठीक है। यानी होता क्या, होता ये कि मैं यहाँ पर 120 और इस 4 को नेट करके लिख देता, ठीक है, और इन दोनों को भी नेट करके लिख देता। लेकिन चलें, आप जैसे खुश हैं मैं भी वैसे खुश हूँ, तो 4 4 अल्टीमेटली आपके माँ बाप भी यही कहते हैं, तो ऐसा ना किया करें, वो खुश नहीं होते, वो बस कह देते हैं आपको कि पुत्र फिर जिथे तेरी खुशी, लेकिन उनकी खुशी को समझें। यार आप पहले ले आओ यार मेरी चाय, यार इनकी चाय कहाँ है? मैंने कहा तस्लीम भाई ये उनके साथ ही लानी है, चलो अब दे दो, अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो मैं पी लूंगा। चलो देखते हैं, सवाल करें। अच्छा जी, अब ये एंट्रीज कर लें जी, इजाजत है। 60 एक्सपेंस, अच्छा एक्सपेंस कौन सा हो, क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंस कौन सा हो आपको, नहीं नहीं नहीं, इनटेंजिबल बन रहा है। आपको याद होगा मैंने एक बार आपको कहा था कि आपकी फैक्ट्री, जब मैंने वो पहले दिन, फैक्ट्री होती है और फिर एक सेलिंग होता है और फिर एक जो वो एडमिन डिपार्टमेंट होता है, उसी के अंदर आप भी बैठे होते हैं, एडमिन वाले भी बैठे होते हैं, साइंसदान भी बैठे होते हैं। I38 में याद करो मैंने कहा था कि एडमिन अकाउंट्स, बेसिकली R&D का खर्चा हमेशा ही एडमिन का खर्चा होगा, और जब इंटेंजिबल बन जाएगा तो उसके बाद फिर देखेंगे कि वो इंटेंजिबल जो है उसकी अमोर्टाइजेशन कहाँ जानी है, ठीक है। तो बाय द वे अच्छे से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वाज इनकर्ड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, जो कि स्टार्ट की थी, अच्छा एंड हो गई, ठीक है। आप अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 60 को आप एडमिन एक्सपेंस में डाल दें और 4 को आप सेलिंग एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक नई प्रोडक्ट हमने लॉन्च की है, ठीक है। अब जब तक वो बन नहीं गई तब तक तो हमें पता नहीं था ना कि ये बनेगी या नहीं बनेगी। तो R&D का खर्चा तो हमेशा कहाँ होता है, R&D का खर्चा एडमिन में डालना है, ठीक है। फिर जब बन गया, प्रोडक्ट बन गई, तो अब इस प्रोडक्ट को सेलिंग में, बाकी फ़र्क कोई नहीं इतना खास पड़ता, क्योंकि ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये अलग ही पड़ा हुआ है। तो इसको आपने जहाँ कहीं फेंकना है वो खुद ही फेंक सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, सेलिंग में डाल दूँ या एडमिन में डाल दूँ, सेलिंग में, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो ये एक्सपेंस ले जाओ फिर एडमिन में और ये ले जाओ सेलिंग, कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। चलो अब रेक्टिफाइंग एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल कितों आ गई पाए, लो भाई। तो एक्सपेंस डेबिट 60 से एक्सपेंस कौन सा वाला, एडमिन वाला, वो तो अभी लिखा ही नहीं था, तो ट्रायल से उठाओ कितना है, 302, अल्लाह माफ करे, प्लस जी 60 है, 60 वर्किंग नंबर 4, वर्किंग 3 ही चलने दो, वर्किंग 3 ही चल रही है, ठीक है। उसमें 0.12, अब क्या करूं, 4 करूं उसको, चलो वर्किंग 4 कर लेते हैं जाके, 60 हो गया। और सेलिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन बढ़ाओ कितनी, ठीक है, और सही है। अच्छा बाकी भी देख लेते हैं, मैं जरा तरतीब से चलता हूँ, माजरत में पहले लिख गया, जरा जज्बाती हो गया तो मैं लिख गया। ये जनाब वर्किंग नंबर 4 है, पहली बात।
आपने कहा है 3 चलने देते वैसे। चलो जी, वर्किंग 4। अच्छा इधर देखो, एडमिन एक्सपेंस, देखो कॉस्ट ऑफ सेल में ना फैक्ट्री के खर्चे आते हैं। जो प्रोडक्ट बनी है वो प्रोडक्ट ब्रांड में, अच्छा फिर मेरे ख्याल में इसको एडमिन में डाल दो, जान छुड़ाओ एम रोलेज वही ना, ठीक है, सेलिंग में ना डालो। ये कोई ऐसा भी नहीं नज़र आ रहा कि ये कोई मतलब मिसाल के तौर पे जैसे वो होता था कोई ब्रांड है या कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई पेटेंट है, कोई जो है वो कोई टाइटल है इस तरह का, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो नई प्रोडक्ट अगर बन गई है इसको एडमिन में डालो, रोला ही मुका दो, ठीक है, एडमिन ही कर दो, ठीक है, एडमिन। तो चलो तरतीब से चलते हैं, फिर वो सेट कर लेता हूं जाके। 60 से एडमिन एक्सपेंस डेबिट, इंटेंजिबल 120 से डेबिट और R&D क्रेडिट। अब इंटेंजिबल मेरे पास सवाल में कहीं नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो मैं यहां पे उसको लिख लेता हूं। ये मैंने अपना कॉलम रो अपनी बना ली, ठीक है। इंटेंजिबल, यार एक मिनट प्लीज साइड पे होइएगा, पता है मैं आप मिलियन में जी। ये देखो, ये देखो अच्छा एक मिनट कितने से जी, 60 से एडमिन एक्सपेंस डेबिट, 60 से एडमिन एक्सपेंस डेबिट, $120 से इंटेंजिबल डेबिट, बल्कि यहां ब्रैकेट में लिखो इसको, इसकी अमोर्टाइजेशन भी बाद में दिखानी है ना, ठीक है। तो इंटेंजिबल डेबिट 120 से, और देखो 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 R&D क्रेडिट, यानी एंड पे जब ट्रायल उठाने आओगे तो यहां पे 180 को ना पाओगे, ठीक है। बाकी आपने अभी तक ये फिगर्स उठा ली हैं, ठीक है, ये तो उठ गई ना, लेकिन यहां कुछ बचा ही नहीं। तो अब एंट्री दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, एक दोबारा देखो, एक्सपेंस डेबिट 60 से, इंटेंजिबल डेबिट 120 से, और R&D क्रेडिट रेक्टिफिकेशन कर दिया आपने। जो चीज बनानी नहीं है तो वैसे ही, ऐसी चीज तो वैसे ही जो कहीं नहीं जानी होती ना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में, उसको मैंने कहा था फेस पे ही सही कर लिया करो। जैसे हमारा वो रेंटल आया था केड़ा सवाल सी, क्लिफ्टन वाले सवाल में, जिसके अंदर 7,000 गलत चीज थी, हमने वहीं पे उड़ा के जीरो कर दिया था उसको, कहीं जाना ही नहीं। फिर दूसरे रेंडर को भी जहां ले जाना था वहां से जीरो करके सही जगह पे ले गए थे। ओके सही है, चलो। अच्छा जी, अब अगली एंट्री भी कर लो। अगली एंट्री क्या है, एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल, मैंने कहा इसको भी एडमिन में फेंक दो, ठीक है। तो एक्सपेंस डेबिट वर्किंग नंबर 3 से आया था, तो एक और वर्किंग नंबर 3 से आ गया, एक्सपेंस डेबिट और इनटेंजिबल क्रेडिट, तो इनटेंजिबल क्रेडिट हो गया। पॉज करिए, रहने दीजिए, पॉज ना करिए, चल गया। अच्छा तो ये केड़ा सफा सी यार, एंड पे है, एंड ना निकलिया, फिर एंड तो भी दूर ही है, ये चैप्टर नहीं है, बला है बला। तो अल्लाह ने अगर आपके समझ में ये देने शुरू कर दी हैं चीज़ें, तो मेहनत करना, शुक्र भी करना। यही था, ये जो ब्लैक्स हुआ पड़ा है। लें जी, सॉरी जी, तो एडमिन एक्सपेंस 4 रुपये से डेबिट और इनटेंजिबल 4 रुपये से क्रेडिट। अब बेटा जी ये जो इंटेंजिबल है इसको मैं यहाँ लिख भी दूँ, कितना बनता है 100, तो ये कौन सा मेरी बैलेंस शीट है जहाँ पे जाना है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए लिख दिया, ओके, तसल्ली के लिए ज़रा, ठीक है। चलें, कोई मसला है तो पूछ लें। अब वो अलग बात है कि हमने क्या कहा अकाउंटिंग में, पीबीटी तक आते हुए तो ये कर रहे हैं ना, उसके बाद टैक्स वाले क्या कहेंगे, तुम जो हंसे हो ना, मुझे पता लग गया तुम मोबाइल देख रहे थे, ठीक है। अच्छा मेरा अंदाजा गलत। चलें जी, नंबर 4 तो शायद सारी ही को टैक्स की एडजस्टमेंट थी, उसको बाद में देखेंगे। नंबर 5 जल्दी करें, ये पीवीडी बनाएंगे तो फिर चाय पियेंगे इंशाल्लाह। जल्दी करें, जल्दी करें। यानी ये आखिरी एडजस्टमेंट है, उसके बाद शायद हम चाय पीन जोगे हो जाएंगे, ठीक है, हम पीबीटी बना लेंगे उसके बाद।
हाँ जी, वर्किंग तो नहीं करनी पड़ेगी। ओह नो, आपके पास पूरे 30 सेकंड है। चलो 1 मिनट है, पूरी वर्किंग करो। 1 मिनट है, पूरी वर्किंग करो। हरी आप बड़ा सवाल करने आयो, कुछ करो भी सही, सारा मैंने करना है। मैं पहले चाय पी के देख रहा हूँ कि कैसी सूरत हाल होती है, फ्रेश होता हूँ या नहीं। अगर होता हूँ तो फिर आपके लिए चाय मंगवाऊंगा, नहीं होता तो फिर कुछ और मंगवा लूँगा। मैंने तो करवानी है, कहता ये एडजस्टमेंट आप करा दें। ट्राई करो, को हाथ पाँव मारो, मुश्किल एडजस्टमेंट है। अच्छा, वैसे ऐसे सवाल करके कितना कॉन्फिडेंस बंदा महसूस करता है कि यार कमाल हो गया यार, ये तो कुछ भी नहीं निकला। बेटा आप सारी उठा के देख लो, हर सवाल, हर पर्चे, FAR2 तो वैसे भी आपको मुश्किल लगता है, लेकिन हर पर्चे के अंदर इक्का दुक्का सवाल ही मुश्किल होते हैं। तो आपको जिन टॉपिक्स में कोई मुश्किल सवाल नज़र आते हैं, उनके आसान सवाल भी तो होते हैं ना उन टॉपिक्स के, तो पर्चे में मिक्सचर होता है। लेकिन जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे होते हैं तो उसमें फिर आप एंड तक जाते हैं, जहाँ जो मुश्किल तरीन चीज़ हो सकती है उसमें, तो उस वक्त आपको लग रहा होता है ये टॉपिक मुश्किल ही आता है। नहीं, उस अटैम्प्ट को उठा के देखो पेपर वाइज। FAR2 आसान है, मुश्किल क्या बच्चे बेटा, हुण तुहानू डेबिट क्रेडिट कौन दे, अब अकाउंटिंग आप सर लीजेस भी कुछ नहीं है, तब आप लेट आए थे है ना, इसने छुट्टियां की थी, ये छुट्टियां की थी इसने जी। पेपर वर्किंग नंबर 5, आगे चलो। वर्किंग 5, डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर क्या नाम है जी एसेट का, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, और टैक्स और नेट सरप्लस। ठीक है जी। तो चलें जी, अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट को। कहता है ऑफिस बिल्डिंग ऑफ ML हैड नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 18, पिछले साल के एंड पे, विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 12, उस दिन इसकी 12 रिमेनिंग लाइफ थी। ड्यूरिंग 19 ML डिसाइडेड टू ऑप्ट रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर इट्स बिल्डिंग, और कॉन्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग स्टार्ट पर ही उन्होंने डिटरमिन करके 1200 निकाल दी, और इसको जो उन्होंने बाद में करना है वो देखेंगे, फिलहाल तो ये जो हुआ है ये कर लें। तो 1 जनवरी 19 को बुक वैल्यू कितनी है जी, 900। ठीक है, इस दिन ही इन्होंने एक लाइन खाली छोड़ी है, और एक लाइन खाली छोड़कर इसको उठाकर ले गए हैं 1200 पे। ठीक है, अब 900 से 1200 पर आया, अभी FAR1 चल रहा है, अभी FAR2 शुरू नहीं हुआ है ना इस एडजस्टमेंट का। तो 300 क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अच्छा अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है, इसको तोड़ेंगे भी बाद में, पहले जरा 31 दिसंबर 19 पर डेट नहीं लिखते होते थे, पहले डेट नहीं लिखनी, गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, अच्छा 1200 और 300 दोनों को हमने रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है, और रिमेनिंग लाइफ सवाल में उसने बताई थी भाई 1 जनवरी 31 दिसंबर 18 या 1 जनवरी 19 पर रिमेनिंग लाइफ उसने दी तो हुई है कितनी, 12। ठीक है, तो डिवाइड बाय 12 और 12। ठीक है जी, तो बताइए जी 100 और 25। ठीक है, बुक वैल्यू बता दो 1100, और वैसे तो इस 275 का हमने भी कमा कर देना है। क्यों 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 बताओ 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 बताओ, क्योंकि टैक्स रेट गिवन है सवाल में। वैसे इधर आइए तो ओपन कर लो, इस बेचारे को तो ओपन कर लेना था। खैर चले, हाँ तो टैक्स रेट तो मुझे पता होना चाहिए ना, बाकी एंट्रियाँ बाद में करते रहेंगे।
हाँ, पीबीटी तक आते हुए ये एंट्रीज करनी है ना चानमाई, अभी बताता हूं तुम्हें, अभी देखते हैं एंट्रीज करते हैं। ठहर जाना, नहीं होगी तो नहीं करेंगे यार, नहीं लड़ाई क्यों करते हो, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब पहले क्या करो, इसके इसके टेव आओ करो, हाँ टेव आओ, टे बड़ी है करो जी। 30% है, 32% है, 32% है, करो जी। 300 का 32% तो बकाया, अच्छा जी चलो ये तो मैं लिख देता हूं आपको। अब अगला 100 का 32% तो बकाया, सॉरी 25 का ओ 100 सामने, सॉरी 25 का 32% बकाया 17, ठीक है जी। अब इधर देखो जी, ये सरप्लस अरोज हुआ था, ठीक है, और ये फिर डेप्रिसिएशन हुई है। अब वो सारी कहानियां याद आ रही हैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता करके। इधर कितना बच गया जी, 96 है, 88 और यहाँ पे 187। ये सब मेहनत कोशिश करने के बाद आपको याद होगा हम करते थे, चलो जी इसको छुपाओ, क्योंकि हमने एंट्रीज में इसको नहीं लेना होता था। अब एक होती थी ग्रीन लाइन, अब मुझे याद नहीं है, और एक होती थी येलो लाइन। ये ग्रीन लाइन है, डेप्रिसिएशन थी ग्रीन लाइन पे, नहीं रिवैल्यूएशन थी, मुझे नहीं याद अब, लेकिन ये चलो आज वखरी लाइन पा देंगे ना, ठीक है। आज की लाइन में ग्रीन पर क्या है, रिवैल्यूएशन अरोज या एडजस्टेड, और येलो लाइन डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब एंट्री किया करते थे हम, पहले ट्रांसफर की एंट्री होती थी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और पूरी बात करें तो और एसेट क्रेडिट, फिर एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन डीटीएल क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ठीक है, ये होना चाहिए था। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट, पीएनएल में ये एंट्री होनी चाहिए थी। उसके बाद इस 8 की एंट्री हम करते नहीं थे, और उसके बाद इस 17 की एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इधर देखो, इधर देखो, देखो अब पहली एंट्री जो नजर नहीं आ रही, दूसरी एंट्री ये किया करते थे, याद है, बिल्डिंग डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, लिख लिया भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, चौथी एंट्री होती थी सरप्लस इन ओसीआई, ये रिवर्न सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग, ये ओसीआई वाला नहीं होता था, ठीक है ना। अब ये है जो होना था, और उन्होंने क्या किया, बोलो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने ये नहीं किया, बस इतनी सी बात है। क्या कहता है, जरा पढ़ो आगे। वो करते हैं सही जी, क्या कहता है सच रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। तो सबसे पहले तो ये आसान काम कर लें कि जो होना था वो नहीं हुआ, वो कर लें। फिर मैक्सिमम क्या किया उन्होंने कॉस्ट मॉडल पर रहते हुए डेप्शन रिकॉर्ड कर लिए, तो वो डेप्शन एंड पे जाकर रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो मैंने ये वर्किंग 5 में जो होना है ये मैंने करना है, ठीक है, समझ आई। और जो इन्होंने कर दिया है थोड़ा सा गलत, वो मैंने क्या करना है, वो उल्टा देना, ठीक है। तो चलो ये दोनों काम ही लिख लेते। पहले आपने वर्किंग 5 के अंदर जो होना था नहीं हुआ वो करना चाहेंगे आप। दूसरे वर्किंग 6 में आप कहेंगे कि जी डेप्रिसिएशन डेबिट, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने डेप्रिसिएशन डेबिट पीपीई क्रेडिट जो करना चाहिए था 100 से, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने पता नहीं कितने से कर दिया है, तो उसको सही कर लेंगे, देख लेंगे ज़्यादा है या कम है। चलें ज़रा ट्राई करें, मैं चाय ख़त्म कर लूँ तब तक। जो होना था नहीं हुआ वो पोस्ट करें जी। एंट्री नंबर क्या बेटा, उसमें क्या है, क्या लिखा हुआ उसमें, मुझे नहीं पता क्या लिखा। मैंने जब पहले स्टार्ट में ब्लैक किया था तो मैंने कहा था ये टैक्स की एडजस्टमेंट है, मैंने इसलिए शायद छोड़ा था जी। सबर करो, पार्ट 2 शुरू करते हो, सबर करो। सारा मिठा थल्ले बैठे ऐसे। अच्छा जी, सबसे पहले ना अब हम जो होना है वो करने लगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, हम बना रहे हैं पीएनएल। इधर देखो मेरे बच्चों, पीएनएल बना रहे हैं ना, पीएनएल, ठीक है। तो पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, ना अकोमोडेशन का पता,
ना हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम एसेट अकाउंट बना नहीं रहे, एसेट नहीं बना रहे। ठीक है, अगली बात ये एंट्री होने लगी है, बिल्डिंग डेबिट डीटीएल क्रेडिट। ये भूल सकता है हमें, ये लेजर चूंकि नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो मेरे ख्याल में मेरा मशवरा है अगर तो आपने नोट उधर बनाना है मेन सफ़े पे, तो फिर मैं यहाँ डीटीएल ओपन कर लेता हूँ, वह नोट यहीं बना लेंगे, नोट पता नहीं कब बनेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे करके मैं एक वर्किंग ओपन करता हूँ। वर्किंग नंबर कौन सा बन रहा है हमारा? वर्किंग नंबर 7। यहाँ पे बेटा ये अभी कर लिया करो, ये हमेशा के लिए याद रखो, जब भी ये वाला मसला आए ना, डीटीएल का लेजर ओपन करो, L/A, इसका अकाउंट ओपन करो, पता नहीं ओपनिंग है नहीं है, जो भी है उस सब को छोड़ो, लाल मार्कर वाली एंट्री मुझे याद है ये होती थी, याद है आपको? तो ये एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग डेबिट, हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे। ठीक है, डीटीएल क्रेडिट, यहां पे हम लिखा करते थे एसेट, याद है? एसेट, बिल्डिंग भी लिख सकते हो आप 96 से, डीटीएल क्रेडिट, और आखिर में सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, कितने से जी? तो ये जनाब आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस का आपका। कौन सी वर्किंग में आपने ये निकाला अभी? कितना जी? 204। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। यहां तक कोई मसला है तो बताएं जी, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, अब अगली बात, अच्छा सॉरी, सारे काम कर लें, मैंने कहा जो होना है ना सही वाला वो कर लें। ये तरतीब फाइनल अकाउंट बड़ी आसान चल रही है वैसे, जो होना हो, ज़्यादा सारी एंट्री ना, जो होना है वो कर दें, और जो उन्होंने गलत किया सिर्फ वो उल्टा दें। अब पहले जो होना है वो कर लें, वो बहुत मुश्किलों से हम जानो बच जाते हैं। ठीक है ना, तो जो होना है वो कर रहे हैं। अब पहली एंट्री हो गई, पहली नजर नहीं आती, दूसरी नजर आ गई आपको, जहां जहां नजर आनी थी रेलिवेंट मेरे लिए। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब दो तरीके हैं, ये बिल्डिंग के साथ उसने लिखा कुछ नहीं हुआ जी, ऑफिस बिल्डिंग लिखा हुआ, तो ये कहाँ पे इसकी डेप्शन जो उन्होंने पहले से डाली है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? अब दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है? मैं ये 100 की एडजस्टमेंट पहले जाके कर देता हूं, फिर उस वाली उल्टा देता हूं, या फिर मैं यूं कहता हूं कि 100 हो गया है, होना चाहिए तो 100, वैसे ये होना है, दोनों देख दो। यहाँ मैं कहता हूं जी होना चाहिए था डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, कितने से? 100 से। ठीक है, और उन्होंने कुछ गलती से जो कर दिया है वो जाहिर है इससे कम ही होगा, वो लेट से जो भी है, ठीक है, लेट से वो कहते हैं जी वो है 60 मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं जी तो फिर इसका मतलब डेप्रिसिएशन को मजीद रिकॉर्ड कर दो 40 से, तो ये काम है एक। और दूसरा ये है, अब ये रेक्टिफाइंग एंट्री, इस अप्रोच पे हम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कि इसकी बजाय जो कहा है आपको कि जी आपको जैसे उसमें आया था लीज वाला सवाल आया था फाइनल अकाउंट में, तो मैंने ऐसे ही कहा था कि जो होना है वो कर दो, जो उसने किया वो उल्टा दो, तो जो होना है वो कर दें, तो फिर यही कर लेते हैं, 100 की एंट्री करें, ये होना था ना। ठीक है, तो जिसका दिल करे वो ये भी कर सकता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि उसने कितनी डेप्शन चार्ज की थी। ठीक है, तो चलो जी, दूसरी एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितने से जी? 100 से, और ऐसे ना कर लें यार, ये 60 + 4 दोनों कहाँ से आए थे? वर्किंग 3 से, जरा जगह बच जाए हैं जी, वर्किंग 3 से, और ये हो गया ना दोनों। अब जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग एडमिन एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डन हो गया। और इस 17 की एंट्री कहाँ जाती है? रीवैल्यूएशन सरप्लस चेंज इन इक्विटी के अंदर डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग, तो वो एंट्री करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जो होना था वो कर दिया हमने। अब उसने क्या किया? उसने अपने हिसाब से डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज कर रखी है। ठीक है, तो रॉन्ग डेप्रीसिएशन कितनी उसने चार्ज की हुई है? उसने रॉन्ग डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज की हुई है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है, ये डेप्रीसिएशन जो उसने चार्ज की वो 900 मिलियन का एसेट था,
और इस दिन रिमेनिंग लाइफ 12 थी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो तो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें तो आपकी डेप्शन निकल ही आती। तो उसने डेप्शन कितनी चार्ज कर रखी है? 900। तो मैं एंट्री नहीं करता वरना आप फिर कंफ्यूज हो गए। रॉन्ग डेप्रीसिएशन टू बी रिवर्स्ड, क्योंकि जो ओरिजिनल थी वो मैंने अब चार्ज कर दी ना पूरी 100, तो अब रॉन्ग को क्या कर दें? रिवर्स। ठीक है, तो वहाँ मैंने निकाला जी डेप्रीसिएशन, इसने निकाली है जी 900 डिवाइडेड बाय, उसने उसी को ही डेप्रीशिएट कर दिया जो उसका एसेट चल रहा था। कितना आया जी? अब 75 की रिवर्सल करनी है तो डेप्शन चार्ज करने की एंट्री मुझे आती है, रिवर्स करने की आती नहीं है। चार्ज करने की एंट्री है डेप्रीसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब ये कहाँ पड़ी थी? एडमिन में, तो एडमिन क्रेडिट कितने से? अब यही मैं 25 की नेट एंट्री भी कर रहा था। क्या ख्याल है? 25 की नेट एंट्री भी ऐसी होनी थी, लेकिन फिर आपका ना वो जरा मसला होना था कि आपने 100 की, आपको मैंने क्या कहा, जो होना है वो कर लो। अब या तो आप वो सारा कुछ उस तरह से ना करें और इतने तगड़े हों कि आप 25 भी लिख लें और आपको पता भी वो रीवैल्यूएशन हो रही है, नहीं तो फिर वो आसान काम है। जो होना था वो कर लिया, जो उसने गलत किया था उसको उल्टा दिया। बाकी अगर आप 25 की एंट्री करना चाहें तो आप प्लस 100 माइनस 75 नहीं करेंगे, बल्कि उसने यहां तक आते आते 302 तक आते आते 75 ऐड किया हुआ है ना, आपने मजीद 25 ऐड कर देना, तो काम फिर भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, कौन सा बेहतर लग रहा है? ये वाला बेहतर है। ठीक है, तो चले, जो होना था वो आपने किया। पहली एंट्री कौन सी थी? ट्रांसफर की, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती, जान छूट गई। दूसरी एंट्री में एसेट बढ़ा और डीटीएल मुझे चाहिए होगा इसलिए वहां पे लिखा, और ओसीआई भी मेरा रिक्वायरमेंट है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुकम्मल बना रहा हूं, ये एंट्री आ गई। तीसरी डेप्रिसिएशन की एंट्री जो होनी चाहिए थी वो आई, और चौथी चेंज इन इक्विटी के अंदर आती है ट्रांसफर, वो नहीं आई। ये हो गया। उसके बाद उसने ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है तो इसको क्या कर दो? रिवर्स। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट और एसेट क्रेडिट 75। अब ये जो दोनों हैं ये भी वर्किंग नंबर, ये वर्किंग 4 से आप उठा कर देख लीजिए। मैंने इकट्ठी जरा रेफरेंस दी है, जरा जगह तंग हो रही थी। ओके ठीक है, तो 75, 100 से एसेट, 100 से एक्सपेंस बढ़ा, 75 से एक्सपेंस कम हो गया, नेट में वही 25 से ही बढ़ा है ना जो हम चाह रहे थे। ओके, तो रेक्टिफाइंग वाला जो करना चाहे वो भी कर सकता है। ओके, पार्ट 2 शुरू करें।